हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने काम में लगे होंगे। आज स्वाद पूर्णतः परिवर्तित कर लेते हैं, टेस्ट फुल्ली चेंज कर लेते हैं। केमिस्ट्री का आज एक नया यूनिट शुरू करते हैं। 12th के केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही आसान तरीके से काम करेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक उसका हायर कंसेप्ट है, बेहतर कंसेप्ट है। हर एक चीज को आसान भाषा में समझेंगे। आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें बेहतर काम करेंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यदि आपको केमिस्ट्री का बेसिक्स सही से नहीं पता है तो ये चैप्टर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो स्थिति हम आने नहीं देंगे। जो भी जहाँ जिस तरह का बेसिक कंसेप्ट होगा केमिस्ट्री का, वो सब कुछ उसी टाइम आपको समझा दिया जाएगा, जिससे कि जो यहाँ का हमारा हेडिंग होगा, जो टॉपिक होगा, वो समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं। और एक चीज़, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कहीं पर किसी तरह की कोई समस्या होती है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें। हम निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं सबों का कमेंट पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि उसमें अगर कुछ इम्प्रूव करना है, सुधार करना है और आपके लिए जो बेहतर होगा वो करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए कंटिन्यू आप करते रहें। जो भी वीडियो अपलोड होता है वो सब आप ऐसे सीरियल से देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा और आप उस लायक हो जाएंगे जिससे कि कोई भी एग्जाम आप फेस कर सकें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गौर से देखिए तो दो वर्ड है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। दोनों के फिजिकल मीनिंग को देखेंगे कि दोनों का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिर उसके बाद काम किया जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें दो मूल वर्ड है। एक है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो जो बना है वो इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कह सकते हैं, और इधर तो केमिस्ट्री है ही। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल चेंज। तो यहां पर एक बार केमिस्ट्री लिख लेते हैं। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन 12th के केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट है। आज थर्ड यूनिट शुरू किया गया है। प्रयास करते हैं मैक्सिमम बेहतर कंसेप्ट रखा जाए और हर एक छोटे से छोटे चीजों को भी अच्छे ढंग से आपको समझाया जाए। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। जो भी समय लगेगा, जितने भी वीडियो इसके लिए बनाने पड़े बनेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल आसान तरीके से सब कुछ बताया जाएगा। और एक चीज, इस चैप्टर में मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश में आएगा। हम समय बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। अगर आप उसका हिंदी भी लिखेंगे तो सेम टू सेम वही हिंदी आएगा, तो उसमें समय बर्बाद होगा। हम हर एक चीज का मतलब आपको समझा देंगे, क्या कहाँ कैसे होता है। जहां पर हिंदी की आवश्यकता होगी वो भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जहां पर हिंदी लिखने से समय की बर्बादी होगी, प्रयास करें आप भी, हम भी प्रयास करेंगे वहां हिंदी से बचेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉन का यहां पर जो मतलब है, इस इलेक्ट्रॉन का यहां मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इस इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इधर केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा हो गया। और ये केमिकल चेंज, केमिस्ट्री का जहां कहीं भी मतलब होगा तो केमिस्ट्री का मतलब ही होता है केमिकल चेंज। मतलब कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो वर्ड, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इधर जो है केमिकल चेंज, उस केमिकल चेंज का मतलब हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। केमिकल चेंज मतलब यहां पर इस चेंज का मतलब आप एनर्जी कह सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज का स्टडी करना, सिर्फ और सिर्फ दो चीज आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, मतलब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और फिर रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होगा, तो विद्युत ऊर्जा में। तो केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें दोनों चीज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो इसमें एक बार क्या होता है, या तो हम इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, या तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन खर्च करिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो आप इलेक्ट्रॉन खर्च करिए मतलब पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी दीजिए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो कौन सा एनर्जी मिलेगा, केमिकल एनर्जी। या तो आप इलेक्ट्रॉन दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए तो कौन सा एनर्जी मिलेगा, केमिकल एनर्जी मिलेगा। या फिर पहले आप केमिकल चेंज हो जाने दीजिए, केमिकल चेंज हो जाए, रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तो रासायनिक परिवर्तन के होने के बाद क्या मिलेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो दोनों चीज हो रहा, एक बार या तो आप इलेक्ट्रॉन दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के देने से कौन चीज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, जो ही करंट पास करेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। या ऐसा होगा कि पहले केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और बाद में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा। दोनों चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दोनों चीज होगा। या तो अपन कौन चीज देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, या फिर केमिकल चेंज होगा रासायनिक परिवर्तन होगा और हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो ये जो दोनों काम है इसमें एक बार कन्वर्ट होगा कौन सा एनर्जी, ई लिख लेते हैं, ई एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस स्टेप में जब आप इलेक्ट्रॉन देंगे केमिकल चेंज होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। सी मतलब केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। और इसमें पहले केमिकल चेंज हुआ, रासायनिक अभिक्रिया पहले हो गया और बाद में आपको करंट मिलता है। तो इसमें पहले ये जो हमारा है ये सी एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगा, तो ये विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों चीज हो रहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अब यहां पर जो देखने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या केमिकल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में बदलिए या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलिए, दोनों काम करने के लिए सेल की आवश्यकता होगी। सेल जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो मुख्य रूप से इसमें पढ़ना है कौन चीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ना है। और उस सेल का काम क्या होगा, तो वो सेल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलेगा और फिर केमिकल एनर्जी को किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोनों काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है, तो दोनों काम होता है। और दोनों काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सेल की आवश्यकता होगी।
तो सेल के बिना तो ये काम होगा ही नहीं। इसलिए इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे जो ये दोनों काम करके दिखाएगा। एक बार विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे कौन चीज, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहां स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हिंदी बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दोनों काम करेगा, तो एक सेल तो दोनों काम करेगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलना, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना है, तो दो काम करेगा और दोनों काम को करने के लिए कोई एक सेल तो होगा नहीं, दो अलग अलग सेल होगा। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो अलग अलग टाइप का है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों चीज आ जाएगा, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। वैसा डिवाइस जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन ये दो काम करता है, जिस कारण से इसके दो अलग अलग टाइप होंगे। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप हैं, दो अलग अलग टाइप। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप का हो गया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा काम करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल ई एनर्जी को सी एनर्जी में बदलेगा, मतलब विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो ये विद्युत ऊर्जा हो गया और ये रासायनिक ऊर्जा। तो ये काम कौन करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करेगा। जब आप करंट पास कराइएगा तो केमिकल चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराएंगे तो केमिकल चेंज होगा। इसी तरह से जो गैल्वेनिक सेल है जस्ट उल्टा होता है, ठीक अपोजिट वर्क करता है इसके, किसके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदला, और ये क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी को बदलेगा किस एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही मुख्य ब्रांच है, जो एक तरह से आपके हर एक एग्जाम में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुख्य रूप से पढ़ना क्या है, तो दो चीज पढ़ना है। एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदलना है, दूसरी बार केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलना है। और इस काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो सेल की आवश्यकता होगी, बैटरी की आवश्यकता होगी। तो वो सेल, उस सेल का नाम क्या है, तो सेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मुख्य रूप से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ेंगे, लेकिन यह सेल दो काम किया, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदला, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदला। इसलिए इस सेल के दो टाइप, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस केमिस्ट्री को दो पार्ट में हम लोग बांट लेंगे, दो चैप्टर आप कह सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट में इसको बांट के स्टडी कर लेंगे। एक बार क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पोर्शन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदलेंगे, केमिकल एनर्जी में, और दूसरा ये पार्ट हमारा हो जाएगा जिसमें केमिकल एनर्जी को किसमें बदलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिस समय हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें मेनली पढ़ेंगे कौन सा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे, और जब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तब उसमें कौन सा सेल पढ़ेंगे, तो गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। तो इसमें पहले हम लोग पार्ट ए पढ़ लेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा, और पार्ट बी बाद में गैल्वेनिक सेल पढ़ लेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब ये पार्ट 1 में हम लोग लिख लेंगे,
ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 हो जाएगा। ये पार्ट ए, ये पार्ट ए रख लेते हैं, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट बी हो जाएगा, पार्ट बी। चलिए, इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 है उसमें पढ़ना क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना था। पार्ट 1 में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे और पार्ट 2 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा पार्ट जो गैल्वेनिक सेल है वो पढ़ें। तो पहले पार्ट ए को कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले पूरा कंसेप्ट जितना होगा सब कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद तब पार्ट बी पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। अब जो पार्ट ए है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेनली, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस प्रोसेस का इस्तेमाल होगा वो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने से पहले यहां पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, वैद्युत अपघटन की क्रिया। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आसानी से समझ में आएगा, उसके अंदर होने वाली अलग अलग जो रिएक्शंस होंगी वो सब आसानी से समझ में आएगा। तो पहले इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस को भी पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हैं उनको समझ लेना होगा, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से समझ में आए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए हम लोग पहले उसके बेसिक्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ये प्रोसेस पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें, केमिस्ट्री है बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट, लेकिन ये हार्ड तब होता है जब आप रेगुलर क्लास नहीं करते हो, बीच के कंसेप्ट को आपने छोड़ दिया, एक ही बार आगे चले गए, तो फिर जब तक पीछे वाला कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, तो फिर वो लोड आपका बढ़ता जाता है, तो मन बोझिल होता जाता है, फिर समझ में नहीं आता। इसलिए आप प्रयास रखें, आज के इस क्लास में जितना होगा वो ठीक है, अगले क्लास को भी आप मिस ना करें, एकदम रेगुलर हर एक वीडियो को देखते रहें, तो हर एक कंसेप्ट आपके समझ में आता रहेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर किसी कंसेप्ट में कहीं बेसिक्स आपका फंसता है, आप सही से उसको डील नहीं कर पाते, तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख दें, तो हम प्रयास करेंगे कि उस छोटे से छोटे टॉपिक को भी यहाँ अच्छे से समझा दिया जाए। आइए देखते हैं बेसिक्स। इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक्स पढ़ना होगा, तो बेसिक्स बड़ा ही आसान है। तो बेसिक्स में पहले सबस्टांस की बात करते हैं। बेसिक्स में जो यहां पर पढ़ेंगे वो है क्या? तो सबस्टांस। सबस्टांस मतलब पदार्थ। पहले बेसिक्स में ये पदार्थ ही आएगा। विद्युतीय चालकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ऑल द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। विद्युतीय चालकता के आधार पर जितने भी पदार्थ हैं, सभी पदार्थ को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो वो 3 पार्ट क्या क्या हो सकता है? तो सबस्टांस के वो 3 पार्ट में पहला पार्ट है कंडक्टर। कंडक्टर, इसके बाद एक है सेमी कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब चालक, अर्धचालक और कुचालक। ये चालक है, ये अर्धचालक है। जितने भी पदार्थ हैं सबों को विद्युतीय चालकता के आधार पर 3 पार्ट में बांट लिए हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक या अचालक। कुचालक। लेकिन इस चैप्टर में इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर, क्योंकि करंट जो पास करेगा वो किससे पास करेगा? कंडक्टर से पास करेगा। और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही, विद्युत ऊर्जा की बात हो रही, तो निश्चित रूप से कंडक्टर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि करंट पास करेगा तो किससे पास करेगा? तो कंडक्टर से पास करेगा। तो कंडक्टर, चालक। तो यहां पर मेनली हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो चालक। तो चालक क्या है? तो वह पदार्थ जिससे करंट पास करता है। जिससे करंट बहुत कम पास करता है वो सेमी कंडक्टर है, और जिससे करंट पास नहीं करता है वो क्या है? तो वो है इंसुलेटर। तो यहां पर जिससे करंट का कंडक्शन होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, विद्युत धारा पास करेगा, वो पढ़ना है चालक। तो चालक में भी यहां पर 2 चालक पढ़ने हैं आपको, 2 कंडक्टर पढ़ना है।
तो दो कंडक्टर पढ़ना। चालक के भी दो अलग अलग टाइप हैं, कंडक्टर के भी दो अलग अलग टाइप हैं, और वही दो टाइप आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसमें जो कंडक्टर का एक टाइप है, पहला टाइप, वो है मेटालिक कंडक्टर। कंडक्टर का जो फर्स्ट टाइप है वो है मेटालिक कंडक्टर, मतलब धात्विक चालक। मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालक। हम हर एक का हिंदी बोल दे रहे हैं, आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो आप रोक करके लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेटालिक कंडक्टर ये धात्विक चालक हो गया, और इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा जो टाइप है कंडक्टर का, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो चालक के दो प्रकार, जिससे करंट पास करेगा उसके दो प्रकार, एक मेटालिक कंडक्टर धात्विक चालक, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये उसको भी इलेक्ट्रोलाइटिक चालक कह सकते हैं या वैद्युत अपघटनी चालक बोल सकते हैं। हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आसानी से आप अंग्रेजी में ही याद रखें, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में हिंदी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, जबकि इंग्लिश कंसेप्ट को बहुत ही आसान कर देगा। तो धात्विक चालक और इलेक्ट्रोलाइटिक जो चालक है, इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन धात्विक चालक है और कौन इलेक्ट्रोलाइटिक चालक है। धात्विक चालक के अंतर्गत सभी धातु आते हैं। इसके एग्जाम्पल में ऑल मेटल्स, सभी धातुएं धात्विक चालक वाले, जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब जितने भी मेटल हैं वो सब के सब मेटल आ जाएंगे धात्विक चालक में। अच्छा, धातु के अलावा ऑल मेटल्स, इसके बाद अलॉयज, ये सभी धातु हो गए। सभी धातु, जितने भी धातु हैं वो सब धातु धात्विक चालक होंगे। अलॉयज का मतलब मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु जैसे पीतल, ब्रास, ये सब जो भी हैं, स्टील, इस्पात, ये सब मिश्र धातु हैं और ये भी धात्विक चालक के उदाहरण हैं। इसके अलावे कुछ और भी हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी धात्विक चालक का एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट के बाद ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, etc। ये सब धात्विक चालक के एग्जाम्पल हैं। तो मेटालिक कंडक्टर धात्विक चालक, सभी धातु आ जाएंगे, मिश्र धातु आ जाएंगे, ग्रेफाइट आ जाएगा, ब्लैक फॉस्फोरस, ये सब एग्जाम्पल हो गया मेटालिक कंडक्टर का। जब ये मेटालिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है तो फिर इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन आएगा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक को भी देखता। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आएंगे, मतलब आयनिक कंपाउंड, जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, वो सब के सब कंपाउंड आएंगे। इसके एग्जाम्पल में ऑल इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या वैद्युत संयोजक यौगिक कह सकते हैं। इसी का एक दूसरा नाम लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रोवैलेंट के बदले में आप आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। आयनिक कंपाउंड, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के एग्जाम्पल होंगे। ये इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब वैद्युत संयोजक यौगिक, और ये आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं, आयनिक कंपाउंड है, या इसी में एंड आयोनिजेबल, जो कंपाउंड आयन में परिवर्तित हो सकते हैं उनको आयनिजेबल कंपाउंड कहा जाता है। तो आयनिजेबल कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के एग्जाम्पल होंगे। अब इसमें इसकी बात करें कि कौन सा ऐसा है, तो इसमें आप सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि आप सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं।
तो जितने भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वो सब एग्जाम्पल होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के। तो कंडक्टर के दो टाइप, एक हो गया मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये एक तरह से सब कुछ बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन के तौर पर आप इस यूनिट को भी देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप कंसेप्ट आएगा, जिसमें आप जो 9th 10th में पढ़े थे उस सब का भी यूज होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको यहाँ फिर से सब कुछ बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप ऐसा परेशान नहीं होना कि 9th 10th में तो पढ़े ही नहीं तो यहाँ कैसे समझेंगे, तो वो हम पर आप छोड़ दीजिए, ये काम हम कर देंगे। आपके कंसेप्ट को, आपके पढ़ाई को बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ रखा जाएगा, आप बेहतर स्टडी कर पाएंगे। अब इसमें जो दो कंडक्टर है, एक है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। दोनों का एग्जाम्पल तो हो गया, दोनों में कुछ डिफरेंसेज भी हैं। दोनों के प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो अब दोनों का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज किसका प्रॉपर्टी, गुण। प्रॉपर्टी मतलब गुण, किसका गुण, तो धात्विक चालक का गुण, और इधर भी गुण लिखेंगे, किसका गुण लिखेंगे, तो इधर प्रॉपर्टीज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का। तो इसमें जो मेटेलिक कंडक्टर है, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें जो करंट पास करता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में पास करता है। तो इसमें करंट पास करेगा किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में करंट पास करेगा। लेकिन इसमें जो करंट पास करेगा वो किसके फॉर्म में पास करेगा, तो यहां पर जो करंट पास करेगा वो आयंस के फॉर्म में पास करेगा। धात्विक चालक में करंट को कौन ले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इधर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट को कौन ले जाएगा, तो आयन ले जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी इसका है, जब कभी किसी तार से करंट पास करता है तो क्या उसमें कोई परिवर्तन आता है। ऐसा होता है कि तार अभी एल्युमिनियम का था तो कुछ देर के बाद कॉपर का बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब कभी किसी वायर से करंट पास होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता, ना तो फिजिकल चेंज आता ना ही केमिकल चेंज आता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसमें कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जब धात्विक चालक से करंट पास करता है तो इसमें कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से करंट पास करता है तो निश्चित रूप से इसमें केमिकल चेंज होता है, इसमें चेंज होगा, फिजिकल चेंज भी होगा। और फिजिकल में मेनली आप लिख लीजिए केमिकल चेंज, निश्चित रूप से इसमें केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज अकर्स। मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसके फॉर्म में पास कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयन के फॉर्म में पास करेगा। मेटेलिक कंडक्टर में कोई फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होगा जब उससे करंट पास करेगा, और इससे जब करंट पास करेगा तो निश्चित रूप से इसमें केमिकल चेंज होगा, परिवर्तन होगा। आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके घर में सेल बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में जो आप एसिड डालते हैं, क्या लंबे समय तक के बाद वो एसिड बचा रहता है कि चेंजिंग आता है, निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आता है। तो जब करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में केमिकल चेंज होगा, लेकिन इसमें कोई फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं होगा। इसके बाद दो प्रॉपर्टी हो गया, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इसमें हम लोग बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो इसमें जो करंट पास करेगा सॉलिड स्टेट में भी करंट पास कर सकता है। इसमें करंट सॉलिड स्टेट में भी पास करेगा, सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट, दोनों स्टेट में करंट पास करेगा। इस दोनों स्टेट में कौन सी पास करेगा, तो करंट पास करेगा, करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसमें करंट जब भी पास करेगा तो केवल और केवल मॉल्टेन स्टेट, गलित अवस्था, या लिक्विड स्टेट, द्रवित अवस्था, इसमें जो करंट पास करेगा
मॉल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट, मतलब गलित अवस्था या द्रवित अवस्था में ही सिर्फ करंट पास करेगा। तो इसमें करंट सिर्फ और सिर्फ द्रवित अवस्था में पास करेगा। सॉलिड स्टेट में जब ये रहेगा तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज है, जो हमारा मेटेलिक कंडक्टर है उसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब ताप गुणांक। तो धात्विक चालक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऋणात्मक होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव होगा। इसका जो ताप गुणांक होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब ये ताप गुणांक क्या है ये भी आप देख लीजिए। जैसे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर से जो करंट पास करेगा वो कम पास करेगा। तो यहां लेकिन करंट के टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा करंट पास करेगा। मेटेलिक कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट जो पास करेगा वो कम पास करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है अगर यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो करंट पास करेगा वो ज्यादा पास करेगा। इसलिए इसमें पॉजिटिव है और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो आज जो भी कंसेप्ट आपने देखा है इससे जस्ट आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ आप समझेंगे। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास का इंतजार करिए। कल अगले क्लास में बहुत ही बेहतर कंसेप्ट आपके सामने रखा जाएगा।